राम राम साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं निखिल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका कृष्णा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर आपके बीच, आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था कि निरंतर और रणनीतिक तरीके से हम हर रोज आपको एक नया दार्शनिक, एक नया चिंतक और एक नया समाज सुधार करवा ही रहे हैं। एक यूनिट चली हुई है पश्चिमी विचारकों की, जिसे मैंने आपको बहुत से विचार करवा दिए और करवा ही रहा हूं। और एक यूनिट मैंने पैरेलल चला रखी है भारतीय विचारकों की आपके लिए, जिसे हम भारतीय विचारकों में कर रहे हैं। हमने कर लिया है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को, और हमने कर लिया है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को और ई.वी. रामास्वामी पेरियार को। और आज मैं आपके बीच एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूं जिसे हमारे आज हम बात करेंगे। वो शख्सियत है जिसे कहा जाता है गुलाम भारत की आजाद महिला। कि लोगों ने उनके बारे में कहा कि भारत तो गुलाम था, लेकिन उस गुलाम भारत में भी एक महिला आजाद थी जो अपने हिसाब से अपना जीवन यापन कर रही थी। बहुत कम महिलाएं इस दुनिया में ऐसी हुई है जिन्होंने अपने हिसाब से अपना जीवन जिया है। ऐसी महिला हुई है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। अगर आप पश्चिम की बात करें तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बात कर सकते हैं, हन्ना अरेंट की बात कर सकते हैं, जो कि सिलेबस में भी है। और ऐसी ही एक महिला भारत के अंदर हुई है जिन्हें किसी प्रकार की परिचय की या जिनके जीवन पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम एक बार देखते हैं उनको। उनका नाम है पंडिता रमाबाई। देख सकते हैं आप एक बार इनको, पंडिता रमाबाई या रमाबाई डोगरे। एक ब्राह्मण परिवार में, और ब्राह्मण परिवार की मैं बात करूं तो उच्च ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। बहुत अधिक गरीब परिवार का नहीं था, ठीक ठाक सा निकाय कर देखिए, ना भी तो कुलीन परिवार का जन्म हुआ और ना ही एकदम गरीब परिवार का जन्म हुआ। ठीक ठाक इनका परिवार था जहां पर इनका जन्म हुआ रमाबाई डोगरे का। एक महिला थी, फिर भी इनके पिता ने इनको धर्मशास्त्र की, शास्त्रों की शिक्षा दी। इनको वेद पढ़ाए, उपनिषद पढ़ाए, आरण्य पढ़ाए, समर्थ्यों का ज्ञान दिया, श्रुतियों का ज्ञान दिया। यानी कि जितनी या जो शिक्षा ब्राह्मण परिवार में एक पुरुष लेता था, वो सारी शिक्षा इनके पिता ने इनको देने का प्रयास किया और इनको संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया। इनको एक महिला होकर इनको संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया। हाँ, उस समय के समाज में इनके पिता की आलोचना तो हुई कि आप एक महिला को संस्कृत का ज्ञान दे रहे हैं, जो कि गलत है। उस समय के ब्राह्मणवादी समाज में, पितृसत्तात्मक समाज में, जब कट्टरपंथी थे, वहां पर शूद्रों को और महिलाओं को संस्कृत की शिक्षा और वेदों की शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। फिर भी इनके पिता ने पंडिता रमाबाई डोगरे को संस्कृत की और वेदों की शिक्षा दी। जब इन्होंने संस्कृत भाषा सीख ली तो उन्होंने अपने स्तर पर कुछ अध्ययन और अध्यापन किया। फिर इन्होंने एक बात कही कि मैंने मेरे जीवन में बहुत से वेद पढ़े, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उपनिषद पढ़े, आरण्यक पढ़े, स्मृतियां पढ़ी, महाकाव्य पढ़े। फिर भी मेरे को यह समझ नहीं आता कि पुरुषों ने महिलाओं पर इतने अधिक प्रतिबंध क्यों लगा रखे हैं। उन्होंने कहा कि एक कारण भी, जिनका कोई कारण नहीं है, पुरुषों ने महिलाओं को गुलाम बना रखा है। एक कारण ही महिला गुलामी सहन कर रही है पुरुषों की, जबकि महिला किसी भी तरीके से पुरुषों से कमतर या दोयम दर्जे की नहीं है, ऐसे उन्होंने कहा। गुलाम भारत की जात महिला पंडिता सरस्वती और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने इनके संदर्भ में कहा कि ये एकमात्र ईसाई महिला है जिन्हें भारतीय संतों में या जिन्हें हिंदू संतों में गिना जाएगा। और प्रोफेसर टोनी ने इन्हें संस्कृत की देवी सरस्वती की बात दे दी, संज्ञा दे दी, या विद्या की देवी सरस्वती की संज्ञा दे दी। और प्रथम उदारवादी नारीवादी लहर की ये प्रवर्तक रही बात के अंदर। जिस प्रकार आप पश्चिम में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को याद करते हैं, वो भी योगदान भारत के अंदर पंडिता रमाबाई को दिया जाता है। नारीवादी महिला है
और सच में नारीवादी महिला आपको अब पता चलेगा कि जितना प्रयास डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने दलितों के लिए किया है, उतने ही प्रयास पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के बारे में किए हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की शिक्षा में प्रगति के लिए, महिलाओं को अपनी मांग मांगने के लिए, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए। और ब्राह्मणवादी सोच, पितृत्वात्मकता, एक कट्टरपंथी सोच, इन सबको तोड़ने का अथक प्रयास पंडिता रमाबाई ने किया। भारतीय उदारवादी नारीवाद की प्रवर्तक रही, गुलामवाद की जब महिला रही, एकमात्र ईसाई महिला जिनकी गणना भारतीय संतों में की जाएगी। श्रोली नायडू ने इनके बारे में ये बात कही। एक ऐसी महिला जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं नमन करता हूं ऐसी महिला को, कि ऐसी महिलाओं का जन्म भारत के अंदर हुआ है जिन्होंने नारीवाद के रूप में वास्तव में प्रयास किए हैं, पंडिता रमाबाई डोगरे। आइए आगे बढ़ चलते हैं, इनके बारे में कुछ देखते हैं पंडिता रमाबाई के बारे में। देखिए वैसे तो मैं आपको कहता हूं ना, एक बार देखिए यहाँ पर चलता हूं कि किसी भी एक वीडियो के माध्यम से 10, 20, 15 मिनट की वीडियो के माध्यम से किसी भी समाज सुधारक को, दार्शनिक को, चिंतक के जीवन के बारे में पढ़ना बहुत ही कठिन काम होता है। हम उनके जीवन को इन वीडियो के माध्यम से पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एग्जाम के ओरिएंटेड, पेपर के ओरिएंटेड जितना यूजीसी आपसे पूछती है, या जितना आप किस कहीं पर भी अंदर आप पेपर दे रहे हैं, चाहे आपका एचसीएस के अंदर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान हो, यूपीएससी के अंदर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान हो, या आप एचपीएससी कॉलेज कैडर की तैयारी कर रहे हो, या आप एचपीएससी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, या आप यूजीसी नेट देना चाहते हो, या आप सीयूईटी यूजी या सीयूईटी पीजी देना चाहते हो, उन सभी एग्जामों के ओरिएंटेड जितने भी प्रश्न रमाबाई से बढ़ते हैं या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उन सभी प्रश्नों को संकलित करने का मैंने इस वीडियो के अंदर किया। देखिए पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई, प्रोफेसर टोमनी ने इन्हें शिक्षा की देवी सरस्वती की उपाधि दी। प्रोफेसर टोनी ने इन्हें शिक्षा की देवी सरस्वती की उपाधि दी कि पंडिता रमाबाई शिक्षा की देवी सरस्वती है, प्रोफेसर टोनी ने ये कहा। और जब कलकत्ता में रही, इनकी माता पिता की मृत्यु के पश्चात 20 वर्ष की आयु में ये कलकत्ता चली गई थी। और इनका जन्म तो मंगलोर जिले के, कर्नाटक के मंगलोर जिले में हुआ था, लेकिन बाद में ये महिला कलकत्ता चली गई थी 20 वर्ष की उम्र में ही। तो कलकत्ता में जब इन्होंने अध्ययन और अध्यापन किया तो कलकत्ता के विद्वानों ने इन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि से अलंकृत किया। यानी कि कब तक केवल इनका नाम था रमाबाई डोगरे, और जब कलकत्ता के विद्वानों ने इन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि दे दी तो इनका नाम हो गया पंडिता रमाबाई। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने अपने गुरु के रूप में जिसे माना है, इन्हें गुरु का नाम है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन इनके गुरु के रूप में इन्हें जिन्हें मानना है, केशव चंद्र सेन को इन्हें मानना है गुरु के रूप में। और एक ब्राह्मणवादी महिला तो थी। ब्राह्मणवादी महिला का मतलब है कि एक ब्राह्मण उच्च वर्ग के परिवार में इस महिला का जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणवादी सोच की कट्टर आलोचक रही है पंडिता रमाबाई डोगरे। तो इन्होंने इसके बारे में क्या किया, कुछ अथक प्रयास किए या नहीं किए भाई इन्होंने किए। एक अथक प्रयास इन्होंने इसके बारे में ये किया, जब विवाह करने का समय आया तो इन्होंने विवाह अपनी जाति में ना करके एक गैर ब्राह्मण परिवार से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और एक गैर ब्राह्मण परिवार के लड़के जो एक पेशे से एक वकील था, विपिन बिहारी दास मेधावी से इन्होंने विवाह कर लिया। एक वकील थे ये विपिन बिहारी दास मेधावी से इन्होंने विवाह कर लिया। जबकि ये ब्राह्मण परिवार से संबंध नहीं रखते थे विपिन बिहारी दास मेधावी, फिर भी इन्होंने इनके साथ विवाह किया। ये इस विवाह के माध्यम से यह दिखाना चाहती थी कि ये ब्राह्मण तंत्री जो सिस्टम है, ब्राह्मण तंत्री जो सिस्टम है, इस सिस्टम को नहीं मानती है। एक गैर ब्राह्मण वकील विपिन बिहारी दास मेधावी से विवाह कर लिया, संतानों की प्राप्ति हुई, लेकिन ज्यादा नहीं चल सका इनका वैवाहिक संबंध। और वैवाहिक संबंध के 2 या 3 वर्ष के बाद ही विपिन बिहारी दास मेधावी की मृत्यु हो जाती है।
कि इनकी बेटी थी उस समय जब इनके पति की विपिन बैरदास में की मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है कि जीवन में एक तूफान आ जाता है और फिर आगे देखते क्या हुआ। फिर 1882 में हंटर कमीशन भारत में आता है। हंटर कमीशन 2 बार भारत में आया मेरे बच्चों। सर्वप्रथम तो हंटर कमीशन आया भारत में शिक्षा के लिए। हंटर कमीशन जो 1882 के अंदर आता है, ये हंटर कमीशन शिक्षा के लिए भारत में आया। आप इसको जब प्रथम प्रश्न पत्र करेंगे मेरे से, जब आप फर्स्ट पेपर आप मेरे से करेंगे, तो फर्स्ट पेपर में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि कितने कमीशन भारत में आए। एक हंटर कमीशन भारत में आया था शिक्षा पर विचार करने के लिए कि किस प्रकार की शिक्षा पद्धति हमें भारत में लागू करनी चाहिए। तो हंटर कमीशन जब आया तो इन्होंने हंटर कमीशन के सामने पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की व्यावसायिक शिक्षा की मांग करी। महिलाओं की व्यावसायिक शिक्षा की मांग की पंडिता रमाबाई डोगरे ने कि महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बात हंटर कमीशन के सामने पंडिता रमाबाई डोगरे ने कही। व्यावसायिक शिक्षा की मांग कर दी हंटर कमीशन के सामने। फिर 1882 में ही 1882 में ही इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना कर दी पुणे के अंदर। महिला पुणे चले आई थी। आर्य महिला समाज की स्थापना कर दी पुणे के अंदर पंडिता रमाबाई ने। आर्य महिला समाज 1882 में पुणे में। फिर क्या हुआ भाई, फिर कुछ समय के लिए 1882 में जब इन्होंने इसकी स्थापना की, फिर कुछ समय के लिए ये झुक के चली गई। 1883 से 1886 का जो इनका समय है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, थोड़ी सी जगह बने आपके लिखने के लिए, इसलिए ठीक है। 1883 से 1886 यह रही यूके के अंदर, और यूके के अंदर जब ये रही, इंग्लैंड के अंदर जब ये रही, तो इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म बढ़ा लिया। इन्होंने पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म त्याग कर क्या बना लिया, इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया पंडिता रमाबाई ने। और जब ईसाई धर्म अपना लिया तो कुछ समय बाद ही फिर इन्होंने यहाँ पर यह कहना शुरू कर दिया कि हिंदू धर्म के स्थान पर महिलाओं को ईसाई धर्म का विकल्प प्रदान करने शुरू कर दिया यहाँ पर। और फिर ये महिला भारत आ गई, और भारत अभी नहीं आएगी। फिर 1886 में यूएसए चली गई, और यूएसए का एक स्थान है बोस्टन। बोस्टन में इन्होंने एक रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना कर दी, धन इकट्ठा करने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए, ताकि उस धन का इस्तेमाल भारत के अंदर विधवा महिलाओं की सेवा के लिए किया जा सके। विधवा महिला की सेवा करने के लिए वो धन लगाया जा सके, इसलिए इन्होंने 1886 में यूएसए के बोस्टन में रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना कर दी। आपको जब मैं यूएसए का स्वतंत्रता संग्राम कराऊंगा, तब आपको बोस्टन टी पार्टी के बारे में बताऊंगा। एक अजीब और एक रोचक प्रसंग है बोस्टन टी पार्टी। और इसी बोस्टन से थे एडमंड बर्क, जो एक महान कह सकते हैं, या जिन्हें सबसे पुराना रूढ़िवादी विचारक कहा जा सकता है, एडमंड बर्क को। एडमंड बर्क भी इसी बोस्टन का प्रतिनिधित्व करते थे सीनेट के अंदर। वो गलत बात देखेंगे। बोस्टन में रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना कर दी 1886 में, और 1889 में 1889 में यह पंडिता रमाबाई भारत लौट आती है, और भारत में आती है बंबई नामक शहर में। बंबई जिसे आज मुंबई कहते हैं, और महाराष्ट्र में है ये। बंबई में लौट आती है भारत में, बंबई, और बंबई में आकर शारदा सदन की स्थापना करती है ये महिला। किसी स्थापना करती है? शारदा सदन की, शारदा सदन। और शारदा सदन की जैसे ही स्थापना होती है, एक कांग्रेस के एक गणमान्य व्यक्ति, लाल बाल में से एक व्यक्ति, बाल गंगाधर तिलक, इसकी आलोचना करनी शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक एक हिंदूवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने गणपति और शिवाजी महोत्सव शुरू करवाए थे, और बाल गंगाधर तिलक ने आरोप लगाया इनके ऊपर कि पंडिता रमाबाई ने ना, वो गरीब और छोटी जाति की महिलाओं का, और ऐसी महिलाएं जो कठिनाइयों में है, परेशानियों में है, पंडिता के पास अपनी परेशानी सुनाने आती है, वो इनका धर्म परिवर्तन करवाती है। बाल गंगाधर तिलक ने एक आरोप लगाया इनके ऊपर कि पंडिता रमाबाई महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराती है, और पंडिता रमाबाई भी एक ईसाई मिशनरी है।
पंडिता रमाबाई के ईसाई मिशनरी होने का आरोप लगा दिया और कहा कि यह जबरन धर्म परिवर्तन करवाती है पंडिता रमाबाई। और इसी आलोचना के और इसी आरोप के कारण यह इस शारदा सदन को बंबई से पुणे ले गई थी। बंबई में स्थापना की शारदा सदन की और बंबई से पुणे ट्रांसफर किया था शारदा सदन को। जबकि कई किताबें जिनका मैंने अध्ययन किया है उन पुस्तकों के अंदर लिखा हुआ है कि शारदा सदन की स्थापना पुणे के अंदर होती है। नहीं मेरे बच्चों, शारदा सदन की स्थापना बंबई के अंदर होती है और बंबई से यह सदन पुणे ट्रांसफर होता है। बंबई से पुणे यह सदन ट्रांसफर किया जाता है पंडिता रमाबाई के द्वारा, लेकिन स्थापना तो इसकी बंबई के अंदर ही हुई थी। बंबई से पुणे ले गई, क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक इनकी आलोचना कर रहे थे। और क्या आरोप लगाया बाल गंगाधर तिलक ने इनके ऊपर? बाल गंगाधर तिलक ने इनके ऊपर आरोप लगाया धर्म परिवर्तन करवाने का। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद का धर्म परिवर्तन कर लिया था और ये ईसाई बन चुकी थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराती है और इनके ऊपर ईसाई मिशनरी का आरोप लगा दिया तिलक साहब ने। फिर मुंबई से पुणे ले गई और फिर आलोचना तिलक साहब करते रहे इनकी। और फिर इन्होंने इसको क्रिश्चियन मुक्ति सदन के नाम से शारदा सदन का ही नाम बदलकर क्या रख दिया इन्होंने? क्रिश्चियन मुक्ति सदन। शारदा सदन को ये महिला क्या कहने लगी पंडित रमाबाई? क्रिश्चियन मुक्ति सदन कहने लगी। फिर भी आलोचना बढ़ी, तो आलोचना बढ़ने के फलस्वरूप इन क्रिश्चियन मुक्ति सदन का नाम ही पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन रख दिया गया। ये सदन अलग अलग नहीं है, ध्यान में रखिएगा मेरी बातों को। कई पुस्तकों के अंदर या कई नोट्सों के अंदर या कई प्रोफेसर इनको अलग अलग बताने लगते हैं, पता नहीं किस कारण है कारण नहीं। ध्यान रखो, स्थापना हुई बंबई के अंदर शारदा सदन की, बंबई से गया पुणे। मूल रूप से स्थापना का होती है बंबई में, स्थानांतरण पुणे में होता है। फिर शारदा सदन का नाम बदल दिया, क्रिश्चियन मुक्ति सदन कर दिया। फिर क्रिश्चियन मुक्ति सदन का नाम बदल दिया, पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन कर दिया। सदन एक ही है, उसे नाम बदले जा रहे हैं बस। सर्वप्रथम सार देखो, सर्वप्रथम था शारदा सदन, कलर चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। सर्वप्रथम था शारदा सदन, फिर हो गया क्रिश्चियन मुक्ति सदन और फिर हो गया पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन। ठीक है, फिर आगे चल गए। फिर क्या हुआ? फिर कुछ जीवनी घटनाएं की। फिर 1898 में कृपा सदन की स्थापना करती है ये। 1898 में कृपा सदन की स्थापना करती है ये। कृपा सदन पथ भ्रष्ट महिलाओं के लिए, जो महिला देह व्यापार करती थी उनको देह व्यापार छुड़वाने के लिए कृपा सदन की स्थापना करती है पंडिता रमाबाई। और इनके इन्हीं अथक प्रयासों के कारण अंग्रेजी सरकार 1919 में इनको केसरी हिंद की उपाधि से अलंकृत करती है। केसरी हिंद बापू को भी दी गई थी, बापू को भी केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। जब बापू प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की मदद करते हैं और भारतीय युवाओं की भर्ती अंग्रेजी सेना में करवाते हैं, इसे कारण उसे कारण केसरी हिंद दिया गया। लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग के कारण बापू केसरी हिंद की उपाधि लौटा देते हैं। ठीक है, केसरी हिंद की उपाधि पंडिता को मिली 1919 के अंदर और 1922 में इस महिला की मृत्यु हो जाती है। और 1989 में भारत सरकार इनके अथक प्रयासों के कारण इनके बारे में डाक टिकट जारी करती है। 1989 के अंदर 1989 के अंदर भारत सरकार इनके लिए डाक टिकट, इनके सम्मान में डाक टिकट जारी करती है। और गुलाम बाग की ज्यादा महिला, प्रथम उदारवादी नारीवादी और प्रथम सक्रिय नारीवादी कार्यकर्ता। अगर आप नारीवाद में इतिहास देखें तो प्रथम सक्रिय कार्यकर्ता पंडिता रमाबाई ही मिलती है। इनके अलावा या इनसे पहले सक्रिय नारीवादी कार्यकर्ता नहीं है। गैर लोंगोट जिनकी चर्चा पिछली क्लासों में हुई थी, दलित चिंतक है गैर लोंगोट, उनकी एक पुस्तक है सिगिंग बेगमपुरा द सोशल विजन ऑफ एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल। क्योंकि पंडिता रमाबाई ने अस्पृश्यता, छुआछूत और दलित, अस्पृश्यता छुआछूत का विरोध किया और दलितों के उत्थान की भी बात कही। इसी कारण गैर लोंगोट इनका समर्थन करती है। ठीक है, कुछ कृतियां, कुछ पुस्तकों की बात कर लेते पंडिता रमाबाई, क्योंकि अच्छी खासी पढ़ी लिखी और एक विदुषी महिला थी पंडिता रमाबाई। स्त्री धर्म नीति
मराठी भाषा में 1882 में लिखती है स्त्री धर्म नीति, वॉज टू इंग्लैंड 1883 में लिखती है वॉज टू इंग्लैंड। और अगर आपने की कोई पुस्तक आप वास्तव में याद रखना चाहते हैं वो है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 के अंदर पुस्तक लिखी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जो सर्व प्रसिद्ध हुई, फेमस हुई, जिसे प्रथम भारतीय नारीवादी मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। ठीक है भाई। फिर लिखती है मुक्ति प्रेरक बिल के नाम से एक इंग्लिश मैगजीन निकाली 1903 में, मुक्ति प्रेरक बिल, कुछ पुस्तकें लिखी। और फिर भारतीय उदारवादी नारीवाद की जनक रही और 3 तरीके बताए महिलाओं को कि अगर आपको पुरुषों की कैद से आजाद होना है तो 3 तरीके हैं, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और कार्यकुशलता। सर्वप्रथम तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। सर्वप्रथम आपको महिलाओं को कहती है कि शिक्षा ग्रहण करो, विदुषी बनो, तब पुरुषों की कैसे आजाद होगी। शिक्षा, अपने कार्य में कुशल बनो, कार्य कुशलता, ताकि आपको अपने कार्यों के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कार्य कुशलता और आत्मनिर्भरता, क्या बनो, आत्मनिर्भर बनो। और अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं तो भी आप क्या हो जाओगे, पुरुषों की कैद से आजाद हो जाओगे और इस पितृसत्तात्मक समाज से मुक्ति पाओगे। शिक्षा, कार्य कुशलता और आत्मनिर्भरता। ठीक है भाई। उमा चक्रवर्ती अपनी पुस्तक रीराइटिंग हिस्ट्री 1998 में लिखती है कि यह विश्वास किया जाता था कि पंडिता ने स्त्रियों को पुरुषों के टायरी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जो इन्होंने किया था। ठीक है भाई। और द हाई कास्ट हिंदू वुमेन के अंदर ये बातें लिखी हुई है जो उन्होंने को लिखाई। और दलित उत्थान की भी समर्थक रही पंडिता, और सामाजिक न्याय और लैंगिक न्याय की पक्षधर रही पंडिता रमाबाई। ये हमने पंडिता रमाबाई के बारे में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड बन सकते थे एक वीडियो के माध्यम से मैंने वो करने का प्रयास किया। ठीक है। वैसे तो बड़ा ही लंबा और आपको आत्म प्रेरित और आत्मविश्वास से भर देने वाला जीवन पंडिता रमाबाई का रहा है। माता पिता की मृत्यु हो गई, फिर पति की मृत्यु हो गई, और ऊपर से एक कांग्रेस के एक बड़े व्यक्ति, एक बड़ा चेहरा बाल गंगाधर तिलक की आलोचना कर रहे हैं, और फिर भी अपना काम सबसे चली विदुषी रही, भारत में शिक्षा ग्रहण की, यूके में 3 साल रही शिक्षा ग्रहण की, यूएसए में शिक्षा ग्रहण की, और फिर भारत लौट आई और भारत में अथक प्रयास किए महिलाओं की मुक्ति के। ठीक है भाई। एक बार फिर आपसे मिलूंगा मैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।